हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर टू सिलेक्ट चैनल। तो आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बेस्ड ऑन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये क्लासेस चल रही है फॉर DSSB टीजीटी कंप्यूटर साइंस 41/26 पोस्ट कोड के लिए। तो आई होप सो आपको आज के क्लास में सारे क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करेंगे वो समझ में आएंगे। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आपको बस कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लीव करना है सो दैट वी कैन डिस्कस ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हमें देखने को मिल सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। देखो यहाँ पे द लाइफ टाइम लॉन्गिविटी ऑफ द स्टैटिक वेरिएबल्स इन अ सी प्रोग्राम इज। तो यहाँ पे पूछा है जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उनका जो लाइफ टाइम है या फिर जो लॉन्गिविटी है वो कैसी होती है। तो ये जो क्वेश्चन है यह है स्टोरेज क्लास के टॉपिक से। तो लास्ट क्लास में ही हमने डिस्कस किया था स्टोरेज क्लास के टॉपिक को। अगर आपने नहीं देखा तो डेफिनेटली उसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वो लास्ट पार्ट था। तो स्टोरेज क्लास होती है 4 टाइप्स की, जिसके अंदर एक होती है स्टैटिक स्टोरेज क्लास, जिसका इस्तेमाल करके हम स्टैटिक वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। तो जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उनकी लाइफ टाइम जो होती है वो होती है टिल द एंड ऑफ द मेन प्रोग्राम। मतलब उनकी लाइफ टाइम किसी ब्लॉक या फंक्शन तक ही लिमिटेड नहीं होती, बल्कि जब तक प्रोग्राम एंड नहीं होगा, जब तक वो वेरिएबल्स की लाइफ टाइम ख़त्म नहीं होगी। और यहाँ पे आपसे ये पूछ सकते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल्स का जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, इनिशियल वैल्यू, वो क्या होती है बाय डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है स्टैटिक वेरिएबल्स की वो होती है 0। तो ये आपको याद करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो स्टोरेज क्लास से ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, जो उस क्लास के अंदर एक टेबल था ना वहीं से आपके मोस्टली क्वेश्चन आएंगे स्टोरेज क्लास के टॉपिक से। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो यहाँ पे इफ x, y एंड z आर पॉइंटर वेरिएबल्स ऑफ टाइप करेक्टर, इंटीजर एंड फ्लोट रिस्पेक्टिवली। अगर x, y और z क्या है, पॉइंटर वेरिएबल्स हैं करेक्टर, इंटीजर और फ्लोट टाइप के सी लैंग्वेज के अंदर, तो यहाँ पे इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू होगी। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखो यहाँ पर अगर बात करूँ x की, तो x है करेक्टर टाइप पॉइंटर, तो कैसे लिखते हैं इसको, करेक्टर स्टार x। इसके बाद जो y है वो है इंटीजर टाइप पॉइंटर वेरिएबल, तो इंट स्टार y। फिर जो z है वो है फ्लोट टाइप पॉइंटर वेरिएबल, तो फ्लोट स्टार और z। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर x, y, z हमने पॉइंटर वेरिएबल बना दिए। अब यहाँ पे बोला है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, देखो यहाँ पे साइज ऑफ x, y एंड z आर सेम। इसके बाद साइज ऑफ z इज ग्रेटर देन साइज ऑफ x, साइज ऑफ y इज ग्रेटर देन साइज ऑफ x एंड साइज ऑफ z इज ग्रेटर देन साइज ऑफ y। ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल के केस में जो साइज होता है वो डिपेंड करता है कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पे, ना कि साइज पे। तो जो डेटा टाइप है ना वो डिफाइन नहीं करेगा किसका, पॉइंटर वेरिएबल का साइज। जो पॉइंटर वेरिएबल का साइज है वो बताएगा क्या, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल ठीक है। मतलब पॉइंटर वेरिएबल का टाइप चाहे करेक्टर हो, फ्लोट हो, डबल हो, इंट हो, जो साइज होगा वो सबका सेम होता है। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब आज की क्लास में पॉइंटर वेरिएबल के साइज पर कुछ और पॉइंट समझने वाला है। देखो यहाँ पर समझना, साइज ऑफ अ पॉइंटर, द साइज ऑफ अ पॉइंटर इन C एंड C++ इज नॉट फिक्स्ड। तो साइज फिक्स नहीं होता, साइज डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे और कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पर। ठीक है, देखो यहाँ पर यूजुअली इट डिपेंड्स अपॉन द वर्ड साइज ऑफ अंडरलाइंग प्रोसेसर। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ 32-bit कंप्यूटर द पॉइंटर साइज कैन बी ऑफ 4 bytes and for a 64-bit computer the pointer size can be of 8 bytes. So for a specific architecture pointer size will be fixed. अब यहाँ पे समझो, जो पॉइंटर का साइज होता है वो डिपेंड करता है सीपीयू के आर्किटेक्चर पे और ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब आपका विंडोज़ है, लिनक्स है या फिर मैक है। अब देखो यहाँ पे अगर सिस्टम का आर्किटेक्चर 32-bit का है तो उस केस में पॉइंटर का साइज होगा 4 bytes, और अगर सिस्टम का आर्किटेक्चर 64-bit का है तो उस केस में पॉइंटर का साइज है 8 bytes। मतलब एक स्पेसिफिक आर्किटेक्चर के लिए पॉइंटर का साइज क्या होता है, फिक्स्ड होता है।
क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे और समझते हैं। द साइज ऑफ द पॉइंटर डिपेंड्स ऑन विच कंपाइलर यू आर यूजिंग। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये वाले पॉइंट्स याद रखने हैं कि अगर हम 16 बिट का कंप्यूटर आर्किटेक्चर यूज़ करेंगे तो 2 बाइट का होगा पॉइंटर का साइज़, 32 बिट के लिए होगा 4 बाइट्स का और 64 बिट के लिए होगा 8 बाइट्स का। आपको ये याद करना है। यहाँ पे ये स्टार मार्क कर रहे हो, इसे आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इट इज़ कॉमन टू ऑल डेटा टाइप्स, इंटीजर, करेक्टर, फ्लोट एक्सेट्रा। तो किसी भी टाइप का आपका वेरिएबल हो, पॉइंटर वेरिएबल, उसका साइज सेम रहेगा, बट डिपेंड किस पे करेगा, वो डिपेंड करेगा कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के ऊपर। तो जो हमारे सीपीयू का आर्किटेक्चर होगा उसी पर डिपेंड करेगा पॉइंटर का साइज। तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि साइज ऑफ एक्स, वाई एंड जेड आर सेम होगा, तो ये बिल्कुल ठीक है। एक स्पेसिफिक सीपीयू आर्किटेक्चर के लिए पॉइंटर का साइज सेम होता है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि पॉइंटर का साइज सेम होता है, किसी भी डेटा टाइप के लिए डिपेंड नहीं करता ये बात, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो यहाँ पर सी भाषा में स्थानीय वेरिएबल को डैश बनाने से वे फंक्शन कॉल के बीच अपने मान कायम रख सकते हैं। मैंने कहा भी था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो। आपको बताया था कि स्टैटिक वेरिएबल्स जो होते हैं ना, उनकी खास बात ये होती है कि बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल्स वो अपनी वैल्यू को रिटेन कर पाते हैं, ठीक है। मतलब अगर फंक्शन को बार बार कॉल कर रहे हैं तो उस वेरिएबल की जो वैल्यू है ना, वो हर फंक्शन कॉल के लिए रिजर्व रहेगी, वो बार बार चेंज नहीं होगी, बार बार उसे इनिशियलाइज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैटिक जो है वो बिल्कुल ठीक बात है। स्टैटिक वेरिएबल्स के अंदर होती है ये फंक्शनैलिटी कि वो बिटवीन द फंक्शन कॉल्स अपनी वैल्यू को रिटेन रखते हैं, मतलब उसको वो सेव रखते हैं, उसको चेंज नहीं करते हैं। वैल्यू विल बी रिटेन्ड हेयर बिटवीन डिफरेंट कॉल्स, ठीक है। तो मैंने आपको ये पढ़ाया भी था लास्ट क्लास में, बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल्स। तो इसको आप याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे दोबारा भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखो यहाँ पर ऑल प्री प्रोसेसर कमांड्स इन सी बिगिन विद अ डैश। मतलब जो सी लैंग्वेज के अंदर प्री प्रोसेसर कमांड्स होती हैं वो किस सिंबल के साथ बिगिन होती है? एंड के साथ, हैश के साथ, 1 इक्वल टू के साथ, या फिर डॉलर के साथ। तो यहाँ पे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपने देखा भी है, हैश इंक्लूड लिखते हैं हम, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, है ना। तो ये होता है हमारा बेसिकली प्री प्रोसेसर कमांड्स को स्टार्ट करने के लिए। तो इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं stdio.h। तो इस तरीके से इसको हम यूज़ करते हैं, हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए इसका यूज़ होता है, और साथ में मैक्रो के लिए भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखिए सी लैंग्वेज से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हिंदी में है तो इसे समझ लेना। देखो यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चर उपयोगकर्ता परिभाषित डेटा प्रकार है जो हमें विभिन्न डेटा प्रकारों के संग्रह को संग्रहित करने में सक्षम बनाता है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। कैसे? देखो, जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स को एक साथ रख सकते हैं ना, डिफरेंट टाइप्स के मेंबर्स को एक साथ रख सकते हैं। अगर हम बात करें एरेस की, तो एरे में ऐसा नहीं होता। एरे के अंदर आप सेम टाइप के डेटा को ही स्टोर कर सकते हो, लेकिन स्ट्रक्चर होता है आपका एक यूजर डिफाइंड डेटा का टाइप, जिसके अंदर हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को भी स्टोर कर सकते हैं। ये इसकी मेन खासियत होती है, डिफरेंट डेटा टाइप्स को हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्या है। स्ट्रक्ट और यूनियन दोनों ही कीवर्ड है और इनका उपयोग कमर्श स्ट्रक्चर और यूनियन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल ठीक बात, आपको बताया था कि स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड का, और यूनियन को डिफाइन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यूनियन कीवर्ड का। तो ऐसे करते हैं स्ट्रक्ट, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम आता है, जो भी इसका नाम है, स्ट्रक्चर का नेम आता है यहाँ पे, और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपने ब्लॉक को। यहाँ आते हैं इसके मेंबर सारे, और एंड में आता है सेमीकोलन फाइनल वाला। ठीक है, अगर बात करें यूनियन की, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले यूनियन कीवर्ड, इसके बाद लिखते हैं यूनियन का जो भी नाम है, यूनियन का जो नेम है वो यहाँ पे आएगा, और उसके बाद
यहाँ पे इसका ब्लॉक, यहाँ पे अंदर इसके मेंबर्स एंड देन यहाँ पे भी फाइनल सेमीकोलन। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चर को और यूनियन को। इट मीन्स यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल ट्रू है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। देखो यहाँ पर सी भाषा में निम्न यूनियन वेरिएबल घोषणा पर विचार करें। तो यहाँ पर यूनियन है और डेटा, मतलब यहाँ पे डेटा नाम का एक यूनियन है जहाँ पे हमारे पास क्या है, मेंबर्स हैं इंट ए, फ्लोट बी, कैर स्ट्रिंग 20, ये क्या है, स्ट्रिंग नाम का करेक्टर एरे है। और इसके बाद यहाँ पे देखो फाइनल सेमीकोलन से पहले हमने एक यूनियन वेरिएबल भी यहाँ बना दिया है। अब देखो यहाँ पर यदि करेक्टर, इंटीजर और फ्लोट वेरिएबल को क्रमश 1, 2 and 4 बाइट्स मेमोरी स्पेस आवंटित किया जाता है तो यूनियन वेरिएबल डेटा 1 की मेमोरी साइज कितनी होगी। तो यहाँ आपको बताया गया है कि करेक्टर को मिला है 1 बाइट, इंट को मिला है 2 बाइट और फ्लोट को मिला है 4 बाइट। तो यहाँ पर जो डेटा 1 वेरिएबल है उसको कितनी मेमोरी साइज एलोकेट होगी, ये हमसे पूछा गया। आपको बताया है मैंने यूनियन में कैसे मेमोरी साइज मिलता है, कैसे उसका साइज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो यूनियन के केस में क्या होता है, जो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है, लार्जेस्ट एलिमेंट का जो साइज होगा वही साइज हमारे यूनियन को भी मिल जाता है। लार्जेस्ट एलिमेंट साइज इक्वल टू यूनियन का साइज, आपको बताया मैंने ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली हर एक एलिमेंट का साइज निकालना है और जो लार्जेस्ट होगा वही साइज इस डेटा 1 वेरिएबल को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो इंट ए है तो इस ए को मिला कितना बाइट्स, 2 बाइट, क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि जो इंट है वो 2 बाइट्स का है। इसके बाद यहाँ पे है फ्लोट बी, मतलब जो बी है उसे मिला 4 बाइट्स। इसके बाद यहाँ पे है स्ट्रिंग नाम का करेक्टर एरे और यहाँ पे है 20 इसका साइज। तो एक जो करेक्टर है वो होता है 1 बाइट का, तो 20 कितने के होंगे, 20 बाइट्स के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटा 1 का साइज आया वो कितना आया, 20 बाइट्स, बिकॉज 2 बाइट्स, 4 बाइट्स और 20 बाइट्स में से लार्जेस्ट एलिमेंट साइज किसका है, इस स्ट्रिंग नाम के करेक्टर एरे का है। इट मीन्स यहाँ पे 20 बाइट साइज होगा इस डेटा 1 वेरिएबल का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, यहाँ पर अगर यूनियन ना हो के होता स्ट्रक्चर तो उस केस में हमें इन सभी एलिमेंट के साइज को ऐड करना पड़ता और आंसर कितना आता, 20 + 4 + 2, मतलब 26 बाइट्स आंसर आता स्ट्रक्चर के केस में, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। आपको बताया भी था मैंने कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है, तो आपको इस क्वेश्चन का खास ध्यान देना है। बस आपको 2 बात याद रखनी है कि स्ट्रक्चर के केस में उसका साइज कैलकुलेट करने के लिए आपको सभी एलिमेंट के साइज को ऐड करना पड़ता है, उसका सम निकालना पड़ता है। और यूनियन के केस में क्या होता है, हमें सिर्फ लार्जेस्ट एलिमेंट के साइज को ही देखना पड़ता है, वही साइज यूनियन का बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर है यूनियन से। देखो यहाँ पर क्या है, सी भाषा के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। फर्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, सी में यूनियन एक ही मेमोरी स्थान पर विभिन्न प्रकार के डेटा स्टोर करने देता है। मतलब यहाँ बोला गया है कि सी के अंदर जो यूनियन होता है उसके अंदर सिर्फ एक ही कॉमन मेमोरी लोकेशन का यूज़ करते हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए। ये बिल्कुल ठीक बात आपको बताया भी था मैंने, ये एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट देखो क्या है, सी में यूनियन में कई सदस्य मतलब मेंबर हो सकते हैं लेकिन किसी एक समय पर केवल एक ही सदस्य में कोई मान हो सकता है। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। मैंने आपको इसके लिए एग्जाम्पल भी दिया था कि एक बारी में हम सिर्फ एक ही मेंबर को इनिशियलाइज कर सकते हैं बिकॉज एक कॉमन मेमोरी लोकेशन ही वो सब आपस में शेयर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक टाइम में सिर्फ एक ही मेंबर को हम वैल्यू दे सकते हैं। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट क्या है, देखो यूनियन शब्द सी भाषा में एक ऑपरेटर है। नो, इट इज नॉट अ ऑपरेटर, इट इज अ कीवर्ड। तो यूनियन एक कीवर्ड है जिसकी हेल्प से हम डिफाइन करते हैं यूनियन को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका ये सी है, मतलब जो थर्ड स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। इट मीन्स यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ये ठीक है, केवल फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बाकी लास्ट वाली गलत है।
अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन है एरे से। देखो, इफ इंटीजर रिक्वायर्स 2 बाइट स्पेस, अगर इंटीजर 2 बाइट का स्पेस लेता है मेमोरी के अंदर, देन व्हाट विल बी द साइज ऑफ द फॉलोइंग सी एरे। तो यहाँ पे इस एरे का कितना साइज होगा। इंट एरे 3 4 इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है 0। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ साफ साफ, इंट एरे 3 4 और यहाँ हमने कर रखा है 0। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, आपको बताया था ये आपका कौन सा है, 2D एरे है। ये है 2D एरे, यहाँ पर 2 डायमेंशंस है। ये जो साइज है ये है आपके रो के लिए, और जो 4 साइज है ये है कॉलम के लिए। क्लियर हो रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर मैं बनाती हूँ इसे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 3 बनेंगी रोज और 4 बनेंगे कॉलम्स, इस टाइप से। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका इंडेक्स है 0 1 2 और इसका इंडेक्स है 0 1 2 और 3। ये है 0। ठीक है। अब यहाँ पे हम एलिमेंट्स को रख सकते हैं। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स आएंगे आप देख सकते हो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट्स यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरे में आ सकते हैं। आपको बताया भी था कि इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, आपको इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × 4 इज 12 एलिमेंट्स यहाँ पे इस एरे में हम स्टोर कर पाएंगे। और 12 के 12 जो एलिमेंट्स है वो होंगे इंटीजर टाइप के। तो अगर एक इंटीजर 2 बाइट का स्पेस लेगा मेमोरी के अंदर, तो 12 एलिमेंट कितना लेंगे, मल्टीप्लाई कर दो 2 बाइट से, तो यहाँ पे 24 बाइट्स का स्टोरेज स्पेस लेगा ये पर्टिकुलर एरे। और यहाँ पे जो ये 0 है इसका मतलब बेसिकली क्या है, बेसिकली ये देखो एक मिनट, ये है 0। तो 0 का मतलब ये है कि यहाँ पर हमने सभी को इनिशियलाइज कर दिया है 0 के साथ, इसका मतलब यही है। तो यहाँ आपसे पूछा था कि इस पर्टिकुलर एरे का साइज क्या होगा, तो साइज कितना होगा इसका, 24 बाइट्स इज द राइट आंसर। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया। अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर इंटीजर का साइज 4 बाइट्स लेते, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर वो मेंशन्ड होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर 12 × 4 करना होता, इट मीन्स 48 उस केस में आंसर आता। ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग एरे डिक्लेरेशन इन सी लैंग्वेज। तो यहाँ पे एक एरे है, इंट एरे का नाम ही एरे रखा हुआ है इन्होंने, और यहाँ पे साइज को नहीं बताया, इक्वल टू 2 3 4 5। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या ये डिक्लेरेशन ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अगर हम यहाँ पर साइज नहीं बताते हैं और सामने जो वैल्यू है उन्हें कर देते हैं इनिशियलाइज, तो इस केस में इसका साइज बाय डिफॉल्ट 4 मान लिया जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हमने 4 एलिमेंट्स डाल दिए हैं। ठीक है। तो ये तो ठीक हो गया। अब यहाँ पे पूछा क्या, यहाँ पूछा हुआ है कि आपको आउटपुट निकालना है फॉलोइंग स्टेटमेंट का। तो स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पर क्या है, %d। मैं यहाँ पर एक बार साफ साफ लिख देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी से दिखाई दे जाए। printf है यहाँ पर %d और यहाँ पर कॉमा है 2 और यहाँ पर है एरे। तो आपको इसका आउटपुट बताना है कि क्या इसका आउटपुट आएगा स्क्रीन पे। जस्ट अ मिनट। तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर जो ये 2 है ये बेसिकली क्या है, इंडेक्स है। दिस इज इंडेक्स, और जो अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये लिखा हुआ है एरे, ये है आपके एरे का नाम। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एरे और अंदर इसका इंडेक्स 2। तो इसका मतलब क्या है कि एरे नाम के एरे के अंदर सेकेंड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, और इसका मतलब भी बिल्कुल सेम है, ये आपस में इक्विवेलेंट है। चाहे तो आप इंडेक्स को बाहर लिख सकते हैं इस स्क्वायर ब्रैकेट के, या फिर अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है,
यहाँ पे हमको निकालना है कि सेकेंड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू स्टोर है। तो यहाँ पे जो एरे के इंडेक्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 0, 1, 2 और 3 ऐसे होता है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सेकेंड इंडेक्स पे 4 वैल्यू यहाँ पर स्टोर्ड है। इट मीन्स इसका जो आंसर आएगा रन करने पे वो आएगा ऑप्शन नंबर ए 4। 3 गलत है, 2 गलत है और 5 गलत है। कमेंट में क्वेश्चन आया था कि मैम क्या एरे का साइज कुछ भी हो सकता है? तो हाँ, एरे का साइज कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई लिमिटेशन बुक्स में नहीं दी गई है, ठीक है। अब देखो, और यहाँ पे जो इंडेक्स है वो हर केस में स्टार्ट होगा 0 से ही। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी है एरे से। व्हाट इज द साइज ऑफ द फॉलोइंग एरे डिक्लेरेशन इन सी इफ करेक्टर रिक्वायर्स 1 बाइट मेमोरी स्पेस। अगर करेक्टर 1 बाइट मेमोरी स्पेस लेता है तो इस पर्टिकुलर एरे का साइज कितना होगा, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर लिखा हुआ है कैर नेम इक्वल्स टू ABCDE। मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ, कैर नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे है ABCD और E। इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर दिया है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये एक नेम नाम का एरे है। और कौन सा एरे? ये करेक्टर टाइप का एरे है। इसका साइज हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है। हमें बताना है इस पर्टिकुलर एरे का मेमोरी स्पेस कितना होगा अगर करेक्टर 1 बाइट लेता है। तो देखो इस तरीके से ये मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। यहाँ पर आएगा A, देन आएगा B, C, D एंड E, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, मेमोरी के अंदर यहाँ पर नल करेक्टर को भी स्टोर करता है, ये पता करने के लिए कि कहाँ पर इस स्ट्रिंग का एंड होने वाला है। ये बेसिकली क्या बन गई, एक स्ट्रिंग बन गई है। स्ट्रिंग क्या होती है? सेट ऑफ करेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। सेट ऑफ करेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। अगर मैं ऐसे लिखती हूँ A या मैं ऐसे लिखती हूँ H, तो ये क्या है, करेक्टर्स हैं। जब मैं इनको मिला के लिखती हूँ AH, तो ये बन जाता है स्ट्रिंग। यहाँ पर ये इंडिविजुअली क्या है, करेक्टर्स है, लेकिन यहाँ पे क्या बन गया है, स्ट्रिंग बन गया, ठीक है। दिस इज स्ट्रिंग। तो यहाँ पर ABCDE, इसके बाद यहाँ पर नल करेक्टर भी मेमोरी के अंदर स्टोर होगा, ये पता करने के लिए कि इस स्ट्रिंग का एंड कहाँ पर है। नल करेक्टर ये अपने आप कंपाइलर अपेंड करता है, ये पता करने के लिए कि स्ट्रिंग कहाँ पर ख़त्म होने वाली है। तो इट मीन्स जो मेमोरी के अंदर साइज आएगा इस एरे का वो क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो, पहले इंडेक्स समझ लेते हैं। ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स पे है, ये 3 इंडेक्स पे है, ये 4 इंडेक्स पे और ये 5 इंडेक्स पे है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है इसके अंदर। तो इसका साइज कितना हो जाएगा, 6 बाइट्स इसका साइज होगा, क्योंकि हर एक करेक्टर जो होता है वो रिक्वायर करता है 1 बाइट मेमोरी के अंदर। तो यहाँ पे अगर 6 करेक्टर्स हैं तो 6 बाइट्स लग जाएंगे। हालांकि यहाँ पर ABCDE के बाद नल करेक्टर नहीं था, लेकिन वो कंपाइलर खुद से अपेंड करता ही करता है। तो इसलिए यहाँ पर 5 बाइट्स ना होके इसका आंसर आएगा 6 बाइट्स। तो आप इस पॉइंट को भी अच्छे से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर भी एरे पर बेस्ड ही क्वेश्चन है। देखो, इंट एरे 1, इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट्स है, साइज है इक्वल टू 2,3। इसके बाद इंट एरे 2, यहाँ पे साइज 3 है एंड यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमको बताना क्या है, यहाँ हमें इसका आउटपुट बताना है। तो %d एरे 1 के 1 इंडेक्स पे क्या है और एरे 2 के 2 इंडेक्स पे क्या है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पर एक हमारे पास एरे 1 है, एक हमारे पास एरे 2 है। तो पहले यहाँ बना लेते हैं एरे 1 और एरे 2। तो क्योंकि हमने यहाँ पे एरे 1 का साइज नहीं बताया है, तो यहाँ पे पता लग रहा है कि यहाँ पे 2 एलिमेंट्स, तो 2 ही इसका साइज होगा। तो यहाँ पर 2 और 3 ही अंदर स्टोर होंगे और यहाँ पर स्टोर होगा सिर्फ और सिर्फ 9 और बाकी में रहेंगे 0 और 0, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर इंडेक्स हो गया 0 इंडेक्स
1 इंडेक्स, यहाँ पे इंडेक्स हो गया 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स। अभी आपको समझाती हूँ यहाँ मैंने 0 0 क्यों लिखा है। हालांकि यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट को बताया गया है 9, यहाँ पे साइज तो 3 है तो 3 एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पहले एलिमेंट को ही 9 वैल्यू दी गई है, बाकी को कोई वैल्यू नहीं दी गई है। तो जब हम साइज डिफाइन कर देते हैं और वैल्यू को नहीं देते तो उस केस में 0 वैल्यू उसके अंदर रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दो एलिमेंट्स के अंदर 0 आएगा। अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती, देखो यहाँ पे समझो, इंट एरे 2 साइज 3 और यहाँ पे हम कर देते हैं 9 4 और 2, तो उस केस में यहाँ पे आता 9, यहाँ 4, यहाँ 2 आता। और अगर मैं ऐसे कर देती, अगर मैं इसको ऐसे कर देती 9 और 4 लिखती बस और फिर बंद कर देती ब्रैकेट को, तो उस केस में यहाँ पे आता 9, यहाँ आता 4 और यहाँ आता 0, ठीक है। तो अगर मैं एक एलिमेंट को वैल्यू नहीं दूंगी तो वहाँ पर 0 आएगा बाय डिफ़ॉल्ट। इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। अब देखो यहाँ पे पूछा क्या, यहाँ पूछा है एरे 1 के अंदर फर्स्ट इंडेक्स पे क्या आएगा। तो एरे 1, यहाँ मेरा एरे 1 ये है, लेट मी राइट, एंड दिस इज एरे 2, एरे 2। तो एरे 1 के अंदर फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, 3 है, क्लियर हो गया। और एरे 2 के अंदर सेकंड इंडेक्स पे क्या है, ये हमारा है सेकंड इंडेक्स 2 वाला, 0 1 और 2। तो यहाँ पर क्या है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर 0 है। इट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल ठीक होगा। एरे 1 के 1 इंडेक्स पे 3 आ गया और कॉमा एरे 2 के सेकंड इंडेक्स पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अगर आपको 0 का कंसेप्ट पता ही नहीं होगा तो आप यहाँ पे डेफिनेटली क्वेश्चन गलत ही करके आने वाले हो। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, ट्रिपल स्टार मार्क कर लो इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं और ये जो क्वेश्चंस है ना, ये मैंने आपके प्रीवियस पेपर में से ही लिए हुए हैं, ठीक है। कुछ बच्चे डिमांड कर रहे थे कि मैम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सेंड कर दीजिए, तो अभी हम कुछ दिनों बाद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करेंगे। तो पेपर को सॉल्व कराने के बाद मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, वहाँ से आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेस्ड है एरे पर ही। तो एरे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से कर लीजिएगा। यहाँ से आप देख पा रहे हो कि न्यूमेरिकल बेस्ड इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, सी भाषा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है, पूरे एरे की बजाय एरे का एक हिस्सा फंक्शन में पास किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, हम एरे को पूरा पास ना करके, अच्छा एरे को पास करने का मतलब क्या होता है, सिर्फ एरे का नाम लिखते हैं हम फंक्शन के पैरामीटर के अंदर। जैसे मान लो ये फंक्शन है सम, तो यहाँ पर हमने सम लिखा और ब्रैकेट में एरे को पास कर दिया। अगर हम चाहें तो एरे को पूरा पास ना करके उसका एक छोटा सा हिस्सा, मतलब ऐसे एरे और यहाँ पर इसका सेकंड इंडेक्स भी इस टाइप से पास कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये सब पहले ही पढ़ा दिया है, तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। अब देखते हैं यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट क्या है। देखो, अंकीय एरे तत्वों को प्रारंभिक मान निर्दिष्ट नहीं किए जा सकते यदि एरे को पॉइंटर वेरिएबल के रूप में परिभाषित किया गया हो। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जो न्यूमेरिक एरे होता है उसके जो एलिमेंट्स है उन्हें हम इनिशियल वैल्यू असाइन नहीं कर सकते अगर जो एरे है उसे हमने पॉइंटर वेरिएबल के तौर पर डिक्लेयर कर रखा है, मतलब डिफाइन कर रखा है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, आप न्यूमेरिक एरे एलिमेंट्स के अंदर इनिशियल वैल्यू नहीं डाल पाओगे अगर आपका जो एरे है वो एक पॉइंटर वेरिएबल की तरह डिफाइंड हो रखा है। तो यहाँ पर ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होने वाला है। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा ये मैंने बनाए हैं क्वेश्चन आपके लिए, तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। देखो यहाँ पर क्या है, व्हाट इज एक्चुअली पास्ड इफ़ यू पास एन स्ट्रक्चर वेरिएबल टू अ फंक्शन। जब हम एक स्ट्रक्चर वेरिएबल को पास करते हैं एक फंक्शन के अंदर तो हम एक्चुअली में क्या पास करते हैं, कॉपी ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल को पास करते हैं, या फिर रेफरेंस ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल, या फिर स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल, या फिर एंडिंग एड्रेस ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल। तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉपी ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल को हम पास करते हैं फंक्शन के अंदर।
देखो यहाँ पर इफ़ यू पास अ स्ट्रक्चर वेरिएबल बाय वैल्यू विदाउट एंड ऑपरेटर only a copy of the variable is passed, so changes made within that function do not reflect in the original variable। मतलब जब आप किसी स्ट्रक्चर वेरिएबल को भेजते हो बिना एंड ऑपरेटर लगाए, इट मीन्स हम उसे बाय वैल्यू पास कर रहे हैं और उस केस में जो भी चेंजेस होंगे उस वेरिएबल के अंदर वो ओरिजिनल वेरिएबल के अंदर दिखाई नहीं देंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा अलाउड इनसाइड अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से टाइप ऑफ डेटा अलाउड है। इंट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, कैर, इनम, यूनियन, पॉइंटर्स एंड सेम स्ट्रक्चर टाइप मेंबर्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ द अबव। हम सभी डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। What is the output of C प्रोग्राम। तो यहाँ पे एक C प्रोग्राम है और ये क्वेश्चन भी स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। इसका आउटपुट क्या होगा, देखो इंट मेन है, स्ट्रक्ट लैपटॉप, तो लैपटॉप नाम से एक स्ट्रक्चर है, इंट कॉस्ट और कैर ब्रांड 10। यहाँ पर दो मेंबर्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं। इसके बाद यहाँ पर है वेरिएबल L1 और वेरिएबल L2 जो हमने यहाँ पर मेन में बनाए हैं। तो स्ट्रक्ट लैपटॉप L1 पहला वेरिएबल जिसके अंदर हमने वैल्यूज डाली हुई है 5000 और एसर। तो ये वैल्यू किसकी है, कॉस्ट एलिमेंट की और ब्रांड एलिमेंट की। इसके बाद स्ट्रक्ट लैपटॉप L2 में यहाँ पर अगेन कॉस्ट एलिमेंट की वैल्यू और ब्रांड एलिमेंट की वैल्यू। अब यहाँ पर प्रिंट एफ नेम इज इक्वल टू %s L1 डॉट ब्रांड की वैल्यू क्या होगी। तो L1 वेरिएबल के ब्रांड एलिमेंट में क्या वैल्यू आएगी। तो बहुत आसान है, यहाँ पर जो ये एसर है ये आपका L1 में ब्रांड एलिमेंट की वैल्यू है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। IBM जो है वो क्या है, L2 का है। यहाँ पर जो L2 है उसके ब्रांड एलिमेंट की वैल्यू है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखो, यू कैन इनिशियलाइज स्ट्रक्चर मेंबर्स एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को बनाया उसी टाइम पर आप इन्हें इनिशियलाइज भी कर सकते हो। ये बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर कोई गलती नहीं है। बट हम यहाँ पे अगर चाहें ऐसे करना 5000 यहीं पर ही, तो ये क्या है, गलत है। ऐसे नहीं कर सकते। आप स्ट्रक्चर वेरिएबल बना के उसमें मेंबर्स की वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है, प्रोसेसर डायरेक्टिव इन सी लैंग्वेज स्टार्ट विद डैश सिंबल। तो ये क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल सही है, डी होगा। हैश सिंबल से स्टार्ट करते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, व्हाट इज द कीवर्ड यूज टू डिफाइन सी मैक्रो। सी के अंदर मैक्रो को डिफाइन करने के लिए किस कीवर्ड का यूज करते हैं, डेफ का, डेफिनेशन का, डिफाइन या फिर डेफी का। तो आपको पढ़ाया लास्ट क्लास में कि हैश डिफाइन का यूज करते हैं मैक्रो के लिए। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम। देखो यहाँ पे हैश डिफाइन टैंक ए इंटू 10+2। तो टैंक ए जैसे ही हम यहाँ पे कॉल करेंगे तो a इंटू 10+2 चल जाएगा। इट मीन्स ये क्या है, एक मैक्रो है। तो टैंक ए जैसे ही आएगा उस टाइम पर ये वाला ऑपरेशन अपने आप चल जाएगा। तो देखो इंट मेन के अंदर क्या है, इंट ए इज इक्वल टू टैंक 2 इंटू 2। उसके बाद प्रिंट एफ करिए ए की वैल्यू एंड देन रिटर्न 0, प्रोग्राम कर दिया बंद। तो यहाँ पर टैंक 2 पर क्या होगा, यहाँ पे जो ए है इसकी वैल्यू ये है 2 दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही ये आएगा तो यहाँ पर जो मैक्रो है वो चल जाएगा। तो इट मीन्स a इंटू 10+2 यहाँ हो जाएगा 2 इंटू में हो जाएगा 10 प्लस में हो जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पर बाहर भी इंटू में 2 यहाँ पर दे रखा है इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको पता है जो प्रेसिडेंस होती है मल्टीप्लाई की वो ज़्यादा होती है प्लस से। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 20 प्लस में 2 इंटू 2 हो गया 4, इनको ऐड कर देंगे दैट इज़ 24। मतलब यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर पूरा आंसर आया 24। ये वैल्यू ए के अंदर आ गई और फिर प्रिंट एफ कर ली इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे 24 वैल्यू प्रिंट एफ हो जाएगी स्क्रीन पर, आंसर आएगा 24। तो यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखो आंसर सी यहाँ पे ठीक है 24। टैंक 2 इंटू 2 इज रिप्लेस्ड बाय 2 इंटू यहाँ पे 10 आएगा, 2 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 2। इस तरीके से टैंक 2 रिप्लेस हो जाएगा और
मल्टीप्लाई में 2 भी है यहाँ पर, और इसका आंसर आएगा 24। रिमेंबर यू शुड हैव पुट a इंटू 10 प्लस 2 पैरेंथेसिस टैंक डेफिनेशन टू गेट एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो जहाँ पर भी टैंक a आएगा उसकी जगह पर a इंटू 10 प्लस 2 ही रिप्लेस हो जाएगा, और फिर इसको सॉल्व करके हमें आंसर 24 मिल जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। What is the abbreviation of CSTDIO in stdio.h? तो stdio की एब्रीविएशन क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, स्ट्रिंग टर्मिनेटिंग ऑपरेशंस, इनपुट आउटपुट, स्टोर इनपुट आउटपुट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इसका आंसर है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, स्टडी द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो मेन के अंदर क्या है, प्रिंटफ, और यहाँ पर है सी लैंग्वेज। ठीक है, मेन के अंदर यहाँ पे प्रिंटफ में है सी लैंग्वेज। इसके बाद इसी के अंदर हमने फिर से मेन को कॉल कर लिया। तो ये क्वेश्चन मुझे कमेंट में पूछा गया था कि मैम इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है रिकर्जन का, क्योंकि फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, मेन फंक्शन के अंदर बार बार मेन को ही कॉल करते जा रहे हैं। तो इसका क्या आंसर आएगा, देखो इसका आंसर आएगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इन दिस प्रोग्राम द मेन फंक्शन विल कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। इट मीन्स ये रिकर्जन का एग्जाम्पल है। तो जैसे हम मेन फंक्शन में जाएंगे, यहाँ पे प्रिंटफ हो जाएगा सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज प्रिंट हो गया स्क्रीन पे, फिर से दोबारा से मेन को कॉल कर दिया गया। यहाँ पर दोबारा ऊपर जाएंगे, फिर से प्रिंट हो जाएगा सी लैंग्वेज, फिर नीचे आएंगे, फिर से यहाँ मेन कॉल कर दिया गया। तो बार बार सी लैंग्वेज प्रिंट होता जाएगा। इट मीन्स कि ये बार बार प्रिंट करता रहेगा सी लैंग्वेज को इन्फानाइट टाइम्स तक। तो यहाँ पे ये रिकर्जन हो गया, वो भी इन्फानाइट टाइम्स तक। यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं है इस रिकर्जन को रोकने के लिए, तो यहाँ पर टर्मिनेटिंग कंडीशन है ही नहीं। तो इस केस में जो सी लैंग्वेज है, जो यहाँ पर प्रिंटफ में लिखा गया है, ये इन्फानाइट टाइम्स प्रिंट होता रहेगा आपके आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर बार बार मेन अपने आप को कॉल करता जा रहा है विदाउट एनी टर्मिनेटिंग कंडीशन। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है आपके पॉइंटर के कंसेप्ट से, और पॉइंटर हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं लास्ट क्लास में। तो देखते हैं क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, समझते हैं। यहाँ पर स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हैश इंक्लूड stdio.h, इंट मेन में इंट स्टार ptr है और a इज इक्वल टू 10 है। ptr इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, मतलब यहाँ पर एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है, और यहाँ पे स्टार ptr मतलब ptr एक पॉइंटर है जिस पॉइंटर के अंदर हमने एड्रेस ऑफ ए डाल रखा है, और यहाँ पर स्टार ptr इज इक्वल टू स्टार ptr प्लस 1 है। ये हमने लिखा हुआ है शॉर्ट हैंड के अंदर। इसका मतलब क्या होता है, स्टार ptr प्लस इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है स्टार ptr इज इक्वल टू स्टार ptr प्लस में 1। इसके बाद यहाँ हमने प्रिंटफ कर ली है स्टार ptr और a की वैल्यू को। तो यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आएगा, 10, 10, 10, 11, 11, 10 या फिर 11, 11। तो यहाँ पर स्टार ptr और a की वैल्यू हमें प्रिंट करके दिखानी है आउटपुट के अंदर। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पॉइंटर के अंदर क्या होता है स्टार का मतलब और एड्रेस ऑपरेटर का मतलब। तो यहाँ पे समझो, ऐसे मान लो कि ये आपका वेरिएबल a है जिसके अंदर 10 वैल्यू स्टोर्ड है, और यहाँ पर क्या है आपका पॉइंटर वेरिएबल है ptr जिसके अंदर एड्रेस ऑफ a है। मतलब यहाँ पर जो a का एड्रेस है, मान लो a का एड्रेस है 3, 4, 9, 6, तो ये एड्रेस स्टोर्ड है इस पॉइंटर नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं ptr को प्रिंट करती हूँ, तो ptr को प्रिंट करने के बाद मेरे पास स्क्रीन पर आंसर आएगा 3496, क्योंकि इसके अंदर इसी का एड्रेस स्टोर्ड है a वेरिएबल का। बट अगर मैं स्टार ptr को प्रिंट करूंगी स्क्रीन पर तो मुझे क्या मिलेगा, तो ptr जिस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो मुझे मिलती है स्टार ptr से। तो स्टार ptr आपका 10 के इक्वल होगा, मतलब a के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, स्टार ptr प्लस इज इक्वल टू 1, इस लाइन का मतलब ये होता है कि स्टार ptr इक्वल्स टू स्टार ptr प्लस में 1। इसको हमने शॉर्ट हैंड में लिख दिया है स्टार ptr प्लस इज इक्वल टू 1। तो आप जानते हैं कि स्टार ptr की वैल्यू कितनी है, 10 है यहाँ पर। तो 10 प्लस में 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 11। अब आप जानते हैं कि स्टार ptr जो है वो a की वैल्यू भी है और स्टार ptr की वैल्यू तो है ही 10।
तो मेमोरी के अंदर a की वैल्यू 10 ना होके अब हो जाएगी 11, क्योंकि स्टार पीटीआर भी तो 10 को ही पॉइंट कर रहा है और जो 10 क्या है a के इक्वल है। अब यहाँ पर a आपका 11 हो गया है, 10 से हटकर 11 हो गया है, तो स्टार पीटीआर अब क्या हो गया, अपडेट हो गया है और वो बन गया है 11। और एक्चुअली में स्टार पीटीआर क्या है, जिस वेरिएबल को पीटीआर पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू जो अब हो चुकी है 11। तो जब मैं स्टार पीटीआर और a की वैल्यू को प्रिंट करूंगी तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 11 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे वैल्यू 10 किसी की भी नहीं रहेगी। क्लियर हो गया होगा, आई होप सो आपको। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच सिंबल इज यूज टू डिक्लेयर अ पॉइंटर। पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए आपको किस सिंबल की जरूरत पड़ती है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमने पीटीआर के आगे स्टार पीटीआर लगाया हुआ है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है कि हम स्टार का इस्तेमाल करते हैं पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने, जस्ट अ मिनट, ये देखो, टू डिक्लेयर अ पॉइंटर वी यूज अ स्टार सिंबल बिफोर द पॉइंटर वेरिएबल। तो जैसा कि हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया था इंट स्टार पीटीआर, और यहाँ पे एक चीज़ और नोट करनी है आपको कि जो ए वेरिएबल है और जो इसका पॉइंटर है पीटीआर, इन दोनों का जो डेटा टाइप है वो क्या है, इंटीजर है, मतलब सेम है। तो पॉइंटर जिस भी वेरिएबल को पॉइंट करेगा उसका डेटा टाइप और पॉइंटर का टाइप बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या है, वाई इज अ मैक्रो यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन की जगह हम मैक्रो का इस्तेमाल क्यों करते हैं, आपने यहाँ पर देखा होगा इस क्वेश्चन के अंदर हमने यहाँ पर टैंक ए फंक्शन का इस्तेमाल ना करके इसको एक मैक्रो के रूप में यहाँ पर यूज कर लिया। तो ऐसा क्यों किया, इसका क्या फायदा है, देखो, इट रिड्यूसेस एग्जीक्यूशन टाइम, या फिर इट रिड्यूसेस कोड साइज, या फिर इट इंक्रीजेस एग्जीक्यूशन टाइम, या फिर इट इंक्रीजेस कोड साइज। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि ये क्या करता है, आपके कोड के साइज को रिड्यूस कर देता है। तो मैक्रो इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ फंक्शन बिकॉज इट रिड्यूसेस द कोड साइज एंड इट इज़ वेरी एफिशिएंट। तो कोड साइज को कम करने के लिए हम फंक्शन यूज ना करके मैक्रो का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल ठीक है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर द वेरिएबल बैलेंस डिक्लेयर्ड बिलो। तो जो बैलेंस वेरिएबल है यहाँ पर, इसका करेक्ट डिस्क्रिप्शन क्या होगा। अब यहाँ पर नोट करो, इंट स्टार स्टार बैलेंस, यहाँ पर 2 स्टार है, अभी तक हमने 1 स्टार देखा है। 2 स्टार का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो बैलेंस है वो एक पॉइंट है, इज अ पॉइंटर कर लो यहाँ पर, बैलेंस इज अ पॉइंटर टू एन इंटीजर। बैलेंस एक पॉइंटर है इंटीजर के लिए, ये गलत है बिल्कुल। बैलेंस इज अ पॉइंटर टू एन इंटीजर, ये बिल्कुल ठीक है। बैलेंस इज अ पॉइंटर टू एन इंटीजर गलत है। बैलेंस इज एन एरे ऑफ इंटीजर, ये तो बिल्कुल ही गलत है, एरे तो है ही नहीं है। अब यहाँ पर सेकंड वाला सही कैसे होगा, यहाँ पर समझो, अगर मैं लिखती इंट स्टार बैलेंस, तो इसका मतलब क्या है कि बैलेंस नाम का ये एक पॉइंटर वेरिएबल है जो इंट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। मान लो यहाँ पर एक वेरिएबल है इंट a इज इक्वल टू 5, तो इस a नाम के वेरिएबल में 5 वैल्यू है और इसका एड्रेस है 2486। अब यहाँ पर हम कर सकते हैं क्या, बैलेंस यहाँ पे स्टार इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए अगर करते हैं तो ये बन जाएगा क्या कि बैलेंस इज अ पॉइंटर टू एन इंटीजर, तो ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यहाँ पे तो 2 स्टार है, तो इसका मतलब हमारा केस ये नहीं है, हमारा केस तो ये वाला है, इंट स्टार स्टार बैलेंस। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, इस केस में यहाँ पर 2 स्टार है, इसका मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस जो है वो एक पॉइंटर है टू अ पॉइंटर टू एन इंटीजर, मतलब ये समझो कि यहां पर एक और पॉइंटर होगा इंट स्टार पीटीआर मान लो, ठीक है। अब मैं आपको ये वाला केस समझा रही हूं तो मैं इसे इरेज कर देती हूं। अब देखो, एक मिनट, यहाँ पर ये तो एक पॉइंटर वेरिएबल है और ये एक दूसरा पॉइंटर वेरिएबल है, यहाँ पे फ़र्क समझो। और आपके पास एक इंटीजर वेरिएबल है a जिसकी वैल्यू 5 है।
अब देखो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं स्टार PTR इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, तो PTR में आ जाएगा आपका ए का एड्रेस। मान लो PTR आपका ये है, PTR जस्ट अ मिनट, PTR अगर आपका ये है तो इसके अंदर ए का एड्रेस क्या है 2486, तो 2486 इस PTR नाम के पॉइंटर वेरिएबल में आ जाएगा। अब यहाँ पर इंट स्टार स्टार बैलेंस का मतलब ये समझो, अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि स्टार स्टार बैलेंस इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ PTR अगर मैं डाल दूं, तो जो PTR है उसका जो एड्रेस है, मान लो इसका एड्रेस है 3842, तो अब ये लिखने से क्या हो गया, बैलेंस नाम के पॉइंटर वेरिएबल के अंदर पॉइंटर PTR का एड्रेस आ गया 3842। तो यहाँ पे आप इतना समझ लीजिए कि अगर 2 स्टार है तो इसका मतलब कि ये पॉइंटर टू द इंटीजर है, मतलब यहाँ पर 2 पॉइंटर आपको लगाने पड़ेंगे। तो बैलेंस इज अ पॉइंटर टू एन इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बैलेंस है ये एक पॉइंटर है, किसके लिए, PTR के लिए, और PTR एक पॉइंटर है किसके लिए, A के लिए। तो इस तरीके से आपको 2 बार पॉइंटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बैलेंस इज अ पॉइंटर टू एन इंटीजर। अगर बात करूं यहाँ पर C पार्ट की, तो बैलेंस इज अ पॉइंटर टू अ इंटीजर। इसके लिए जो आंसर होगा वो बनेगा इंट स्टार 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 बैलेंस। अगर ये लिखा होता तो ऑप्शन नंबर C इसका आंसर बनता। तो जितनी बार भी स्टार आएंगे उतनी बार आपको पॉइंटर वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर सिंपल सा आप ये समझ लीजिए कि 2 स्टार है मतलब 2 बार पॉइंटर आएगा। तो बैलेंस एक पॉइंटर है जो किसी दूसरे पॉइंटर का एड्रेस रख रहा है, और वो जो पॉइंटर है वो इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा है। तो आई होप आपको आज की क्लास में सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी कंसेप्ट में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्सेस अवेलेबल, वहां पे अपने डाउट को आप बता सकते हैं।